मैं बोरा और चट्टी और पटरी पर पढ़ाई किया हूँ। मेरे पिताजी की लिखी हुई पहली पुस्तक 1963 में प्रकाशित हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरे पिताजी ने करीब 35-40 पुस्तकें लिखी। पत्नी आई हमारी जब मैं ला थर्ड ईयर में था। अच्छा। उनकी बदौलत में वकील हूँ। यात्री होना चाहिए। मैंने वो ट्रेन में यात्रा करता हूँ, रेल में चलती गाड़ी से गिर गया कहीं। अच्छा। प्लेटफार्म पे कोई दुर्घटना हो गई। अच्छा। चलती रेल से गिर गया वो, उसका परिजन कोई, तो उस परिस्थिति में रेलवे पैसे देती है, कंपेंसेशन देती है। अच्छा। वो अमाउंट 8 लाख रुपए है मृतक की कंडीशन में। इस समय मृतक वो पुलिस के सामने 161 में दिया गया कोई बयान पढ़ा तो जाता नहीं। कोई हर शासकीय अधिवक्ता चाहता है कि इसमें कोई प्राइवेट काउंसिल मिल जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इतिहास आसान जीवन जीने वाले को याद नहीं रखता है, हमेशा संघर्षमय जीवन को याद किया जाता है। और व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ही ऐसा है जो उसे श्रेष्ठतम स्तर पर स्थापित करता है। बिना संघर्ष के जीवन में कोई भी चीज़ हासिल नहीं होता है। अधिवक्ता व्यवसाय भी इसी तरह के संघर्षों से जुड़ा हुआ व्यवसाय माना जाता है। और जितनी भूमिका न्याय प्रदान करने में एक न्यायाधीश की होती है, उतनी ही भूमिका एक अधिवक्ता की भी होती है। अधिवक्ताओं का जीवन संघर्ष से परिपूर्ण है। चाहे जो भी अधिवक्ता हो, जिसके भी जीवन की गाथा अगर हम शुरू करते हैं तो उसमें संघर्षों की एक लंबी फहरिस्त दिखती है। तो आजकल हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है वो इसी सिलसिले में ही लगातार अधिवक्ताओं के जीवन वृत्त पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। तो आज हमारे साथ हैं कृष्ण बिहारी दुबे जी, जो सिविल कोर्ट गोरखपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप सिविल कोर्ट गोरखपुर बार एसोसिएशन के आप अध्यक्ष रह चुके हैं। तमाम सारी उपलब्धियां आपके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं। हम उन्हीं की जुबानी में वो सारी बात जानेंगे। तो दुबे जी, सबसे पहले हम आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आप के माता पिता कौन हैं और आपका जन्म स्थान कहाँ है? मेरे पूज्य पिताजी श्री राम बदन जी दुबे और मेरी माताजी का नाम श्रीमती विद्यावती। आपका जन्म स्थान कहाँ है? जन्म गोरखपुर जनपद के गोला बाजार में पैदा हुआ मैं। गोला बाजार में ही रह गए। अच्छा, अब तो प्रॉपर आपका हाँ, गोला बाजार? हाँ, रहने वाले तो देहात में एक सोनबरसा गांव है मैल के पास। अच्छा। लेकिन चूंकि मेरे पिताजी गोला इंटरमीडिएट कॉलेज में लेक्चरर थे, अच्छा, तो वहाँ पे पिताजी चले आए। पिताजी के आने के बाद फिर परवरिश वहीं हुई है। सब लोग अब तो गोला बाजार के नाम से ही बताते हैं, जैसे जानते हैं। अच्छा अच्छा। तो आपका जन्म भी उसी गोला बाजार में हुआ? हाँ, गोला बाजार, जन्म स्थान आपका गोला बाजार ही है। अच्छा, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई, कब शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई, क्या बताएं? गोला बाजार बेसिक प्राइमरी पाठशाला से 60 फुट से मेरी पढ़ाई शुरू हो गई थी बेसिक प्राइमरी पाठशाला से। और मैं बोरा और चट्टी और पटरी पर पढ़ाई किया हूँ, वहाँ से 5 तक। और उसमें मिडिल स्कूल से दर्जा 8 पास किया वहीं गोला। अच्छा, गोला से है। अच्छा। जबकि मेरे पूज्य पिताजी इंटरमीडिएट कॉलेज में लेक्चरर थे। वहाँ पर VSAV इंटर कॉलेज था, जहाँ क्लास 6 से पढ़ाई होती थी। लेकिन हम दर्जा 8 तक पढ़ते रहे मिडिल स्कूल में। अच्छा अच्छा। तो कक्षा 8 के बाद फिर आप जो है दर्जा 9 में आए VSAV इंटर कॉलेज गोला, जहाँ मेरे पूज्य पिताजी लेक्चरर थे। मेरे पिताजी बहुत विद्वान व्यक्ति थे। अच्छा, किस विषय के वो लेक्चरर थे? मेरे पिताजी अर्थशास्त्र और अंग्रेजी, अच्छा, 2 विषयों में मास्टर थे और दोनों विषयों के क्लास लेते थे। अच्छा। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े लेखक थे। मेरे पिताजी की लिखी हुई पहली पुस्तक 1963 में प्रकाशित हुई थी। अच्छा। अर्थशास्त्र की विवेचना रखी हुई है यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा। और मेरे पिताजी ने करीब 35-40 पुस्तकें लिखी। उनकी अंतिम पुस्तक मुझे याद है, जो पिताजी ने लिखी, जिसकी पांडुलिपि घर पे पड़ी थी, नहीं छप पाई, जनसंख्या सिद्धांत और जनस्वास्थ्य। और मेरी माँ बहुत कम पढ़ी लिखी थी, पढ़ी तो कक्षा 8 तक ही थी मेरी माँ। लेकिन मेरे नाना जी उदय प्रताप कॉलेज में बनारस में संस्कृत में लेक्चरर होते थे।
इच्छा थी डॉक्टर बनने की। मैंने बीएससी पास किया और हमारे सारे मित्र गोरखपुर में पढ़ते थे। मधुसूदन तिवारी, पद्माकर, बलवंत शाही, ये सब, विपिन राय, सब मेरे क्लास फेलो हैं। अच्छा 1980 में अच्छा विधि व्यवसाय शुरू हुआ। ठाकुर पारसनाथ श्रीवास्तव साहब थे, कमरा नंबर 28 है, अच्छा, वो आपके सीनियर थे? मेरे सीनियर होते। अच्छा, उन्हीं के सानिध्य में मैंने सिविल में शुरू किया प्रैक्टिस। फौजदारी में तुरंत कन्वर्ट, एक साल बाद ही। ये तो हमारे जो न्यू कमर हैं इनके लिए बहुत ही प्रेरणादायी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि सिविल की प्रैक्टिस आप शुरू किए, सिविल की भी जानकारी आपको हुई जरूर। और फिर आपका जो है आप कन्वर्जन हुआ फौजदारी में। तो एक जो नया अधिवक्ता है, नए अधिवक्ता के लिए यदि मैं आपसे जानना चाहूँ कि नए अधिवक्ता, अगर नया अधिवक्ता आता है तो उसको किस क्षेत्र का चयन करना चाहिए वकालत में? सिविल का, फौजदारी का, रेवेन्यू का? ये आवश्यक नहीं है कि कौन आपका क्षेत्र क्या हो। अच्छा, क्षेत्र कोई हो, लेकिन आपके पास कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अच्छा, सबसे जरूरी है आपके पास बिल्कुल क्षमता हो बैठने की, क्षमता हो सहन करने की, क्षमता हो सुनने की और क्षमता हो बोलने की। जैसे ये माना जाता है कि जो हम वकालत करते हैं तो जो वहाँ से हम पढ़ के आते हैं, वो जितने भी सिद्धांत हम पढ़ के आते हैं उसका प्रयोग कचहरी में जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक उसका कोई उपयोग नहीं होता। तो रही बात यह है कचहरी में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जब होते हैं आप तो आप सिर्फ किताब पढ़ते हैं, और यहाँ पर सब्जेक्ट आपके सामने होता है। कोई भी सब्जेक्ट आपके सामने, कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कोई मुकदमा होगा तो उसमें क्या चीज़ है, उस सेक्शन के हिसाब से क्या चाहिए आपको, कौन सी एविडेंस आपको कलेक्ट करनी है, कौन सी कमी इसमें से निकालनी है, यह आपकी जिम्मेदारी होती है। तो उस हिसाब से पढ़ना पड़ता है ना। बिल्कुल, और पढ़ेंगे तो उस हिसाब से रास्ता बनेगा। अच्छा, हम थोड़ा व्यक्तिगत जीवन पर एक सवाल और देखिए करना चाहते थे, मैं भूल गया। पढ़ाई की यद्यपि उस सीक्वेंस में ही है, तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसकी शुरुआत कब हुई? पढ़ाई के ला करने के पश्चात हुई या उसके पहले हुई? क्या कहानी है, जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। विवाह तो मेरा बीएससी थर्ड ईयर में तभी हो गई। अच्छा, मतलब ला के पहले। लेकिन ग्रामीण परिवेश के लोग थे हम लोग, तो पिताजी को पसंद था, पिताजी को जो पसंद है उन्होंने कर ली। अच्छा, बीएससी? हाँ, बीएससी थर्ड ईयर में। अच्छा, लेकिन पत्नी आई हमारी जब मैं ला थर्ड ईयर में था। अच्छा, गौना हुआ आपका? अच्छा, तो आपकी पत्नी कहीं कुछ नहीं, सादा महिला है या कुछ नहीं, शुद्ध गृहिणी। अच्छा। उनकी बदौलत में वकील हूँ। अच्छा, हालांकि शुरू की जिंदगी जब शुरू होती है। पत्नी का नाम भी? सरोजनी दुबे। सरोजनी दुबे। निश्चित रूप से जो जीवन साथी की बात कही जाती है, यही चाणक्य ने तो कहा है ना कि विद्या मित्रम प्रवासे च, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्यायाधितस्य औषधि मित्रम धर्मम मित्रम मृत्युस्य च। कि विद्या विदेश में मित्र होती है जब कोई साथ नहीं देता। ठीक बात है। और भार्या जो है, भार्या मित्रम गृहेषु च, यानी घर की मित्र तो स्त्री होती है। जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं तब भी वो आपके साथ रहती है, वह जीवन साथी कही जाती है। व्यायाधितस्य औषधि मित्रम, जब अगर आपको व्याधि हो गई तो औषधि ही आपकी मित्र है। और धर्मम मित्रम मृत्युस्य च, मृत्यु के समय कुछ भी साथ आप नहीं ले जा सकते हैं, जो श्रेष्ठ कार्य हैं आपके, बिल्कुल सही बात, वही जाता है साथ में, उसी पर चर्चा होती है। तो उसमें जो है आपकी जो जीवन संगिनी है, जीवन संगिनी का आपको, मैं बहुत धनी हूँ इस मामले में, बेहतर से दिया। बिल्कुल। अच्छा, एक जूनियर अधिवक्ता को कितना जरूरी है किसी सीनियर का सानिध्य? परमानेंट बहुत दिन तक जूनियर रहना जरूरी है। आजकल एक ट्रेंड बना है, लड़के आते हैं सोचते हैं कि हमको तो बड़ा ज्ञान है और हम प्रैक्टिस कर लेंगे। उसका कारण है वो तुरंत पैसा कमाने के उद्देश्य से आ रहे हैं, इसलिए वो फेल कर रहे हैं। मतलब एक सीनियर का सानिध्य बहुत जरूरी है। सीनियर का सानिध्य चाहिए और समर्पण चाहिए। समर्पण चाहिए, बिना समर्पण के आप कुछ हो नहीं सकते हैं। एकलव्य बनने के लिए अंगूठा कटवाना पड़ेगा। कहा गया है कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है।
तो पसीने से नहाना होगा जो है, yes, तब एक अधिवक्ता, yes, एक परिपक्व अधिवक्ता बन हाँ, सकता है कोई तभी व्यक्ति बन जो है। जैसे आपने कहा कि सिविल में आए, फौजदारी आपने शुरू किया, लेकिन जाना ये जाता है कि आप क्लेम के बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं। रेलवे क्लेम का आपके पास बहुत ज़्यादा काम है और उसमें आपकी महारत हासिल है। तो हम रेलवे क्लेम के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि रेलवे क्लेम। दैट वॉज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ। एक्चुअली हुआ ऐसा कि थोड़ा सा जीवन परिवर्तित हुआ मेरा। अच्छा। 1989 में मैं पारिवारिक कुछ उसमें जुटा, तो नतीजा हुआ कुछ व्यापार व्यापार करा दिया परिवार के लोगों को। अच्छा। परिवार के लोगों को व्यापार में ले दिया, तो कुछ दिन रहने के बाद परिवार के लोग हमारा साथ नहीं दिए, मज़ा नहीं आया मुझको। अच्छा। व्यापार फेल कर गया, वो जिम्मेदारियां मेरी बढ़ गई और फौजदारी के मुकदमों से मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पा रही थी। मैं रात दिन इस चक्कर में पड़ा रहता था कि किसी तरह से कुछ आर्थिक उपार्जन का रास्ता भी होना चाहिए, नहीं तो ये तो सिद्धांत से गाड़ी नहीं चलने वाली है। अब मैं कुर्ता पहन के घूमने वाला इंसान ठहरा, नुकसान हो रहा था। एक दिन एक लड़का आया, एक्सीडेंटली आ गया वो, कि भैया एक मुकदमा है, इसको करिएगा। मैं करता नहीं था। रेलवे अच्छा। क्लेम्स ट्रिब्यूनल का एक मैटर दे दिया उसने, हम उसको जानते नहीं थे। मैंने आरसीटी एक्ट की किताब खरीदी। अच्छा। और पढ़ना शुरू किया। ये बात है 2002 की। अच्छा। तो 2002 में शुरू किया आरसीटी एक्ट पढ़ना। 2 मुकदमा दाखिल किया। एक मुकदमा वो दाखिल किया, एक मुकदमा दिया था मुझको केसरी नंदन राय, दिवंगत भाई केसरी नंदन राय हमारे कोषाध्यक्ष थे, उन्होंने एक मुकदमा दिया था। 2 मुकदमा मैंने दाखिल किया। संयोग से थोड़े दिन बाद 2-1 मुकदमे और मिल गए, तो कुल मेरे पास 4 मुकदमे हो गए। ठीक ठाक काम किया। उसके बाद अभी भी मेरे पास करीब 150 फाइलें हैं। तो रेलवे क्लेम के बारे में थोड़ा सा, हम जो लड़के काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, तो रेलवे में जैसे मान लीजिए कि या एक आम मतदाता, एक आम भारत का नागरिक हमारा कार्यक्रम देख रहा है, यात्रा के दौरान किस तरह की उपहति होने पर वो रेल से क्लेम कर सकता है? क्या है इसका क्लासिफिकेशन जरा? बेसिक सिद्धांत उसका ये है कि रेलवे उसी यात्री को, यात्री होना चाहिए पहली चीज। अच्छा। टिकट होना चाहिए उसके पास? टिकट हो ना हो, यात्री होना चाहिए। मैंने वो ट्रेन में यात्रा करता हूँ, रेल में चलती गाड़ी से गिर गया कहीं, अच्छा, प्लेटफार्म पे कोई दुर्घटना हो गई, अच्छा, चलती रेल से गिर गया वो, उसका परिजन कोई, तो उस परिस्थिति में रेलवे पैसे देती है, कंपेंसेशन देती है। अच्छा। वो अमाउंट 8 लाख रुपए है मृतक की कंडीशन इस समय वर्तमान में? हाँ। अच्छा। और अच्छा, इंजर्ड अगर है वो तो हाथ का, पैर का, उंगली का, अच्छा, उसके लिए अलग अलग उसे सिस्टम बना है। वो 1,30,000, 1,20,000, 80,000 तमाम। एक्चुअली कानून बनाया था माधवराव सिंधिया साहब, हाँ, रेलवे मिनिस्टर थे। तो होता क्या था पहले कि रेल में जब मान लीजिए कहीं दुर्घटना हो गई तो मंत्री जी जाते थे और मंत्री जी अवार्ड कर दें, यहाँ पर 3 लाख दे दो, इनको 2 लाख दे दो, इनको 1.5 लाख दे दो। अच्छा। तमाम दान करते चले आते थे, उसका कोई रिकॉर्ड होता नहीं था। मंत्री जी ने तो माधवराव सिंधिया साहब ने कहा कि हमारा हर यात्री उतना ही कीमती है जितना वो यात्री जो गिरा हुआ है। अच्छा, उसको सबको मिलना चाहिए, किसी भी तरह की उपहति हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कानून बनाया और वह कानून लागू हुआ और पूरे देश में, बिल्कुल हर स्टेट में ये रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल स्थापित हुई। गोरखपुर रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल उसी समय का है, सबसे पुराना। 89 में इस्टेब्लिश हो गया ये। अच्छा अच्छा अच्छा। लखनऊ नहीं था तब, गाजियाबाद नहीं था। अच्छा, नो। तो पूरा नॉर्दर्न इंडिया कवर करता ये था गोरखपुर? पूरा भाई साहब, पीलीभीत का मुकदमा मैंने किया है यहाँ। तो अगर कोई जैसे मान लीजिए कि कोई दुर्घटना का शिकार हुआ है किसी का परिजन, तो सबसे पहले उसको क्या करना होता है? उसकी जैसे
सामान्य स्थितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, तो इसमें क्या प्रक्रिया है? रही बात यह है कि जहाँ कहीं भी इस तरह की कंडीशन होती है उसमें रेलवे का जो अधिकारी होता है अच्छा, वो एक मेमो के माध्यम से संबंधित थाने को जो जीआरपी होती है उसको इन्फॉर्म करता है। अच्छा, साहब यहाँ ये दुर्घटना हो गई है, आप वहाँ मौके पर आओ, क्योंकि यदि परिजन कोई गिरता है किसी का तो वहाँ लोकल तो कोई उसके घर का होता नहीं है, यात्री दूर का होता है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात उसके साथ ये होती है उसकी शिनाख्त हो जाए। जो आरपीएफ है ना प्रॉपर वर्क नहीं करती है, जीआरपी प्रॉपर वर्क नहीं करती है। अच्छा, 90% केसेज में कंपेंसेशन न देना पड़े इसलिए उसको लावा, इसके लिए ओहो कह देते हैं कि ये गलत है, ये अपने से गिर गया है, नशे में था गिर गया है। ये आरपीएफ वाले करते हैं। कितने लोग कंपेंसेशन पा रहे हैं? जितना केस फाइल होता है उसमें भाई साहब 80% रिजेक्शन है इस समय। अच्छा, हाँ, जो जजेस बैठे हुए हैं उनको लगता है कि जो एडवोकेट वही बेईमान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो किसी गरीब को न्याय दिलाने गए भाई। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी का पति मर गया, हम तो उस लावारिस व्यक्ति के साथ खड़े हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आप सहयोग के नाम पर उसको कुछ ना देना पड़े, यही आपकी कृपा है। समरी ट्रायल है, बेनिफिशियरी लॉ है। बिल्कुल। तो बेनिफिशियरी लॉ के बारे में क्या कंसेप्ट है? इसीलिए कि अंतिम व्यक्ति तक अंत्योदय के लिए है वो कार्यक्रम। बिल्कुल बिल्कुल, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसको उसके लिए योजना है वो। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? हमारे पास एक पुत्र, 2 पुत्रियां। सबकी शादी हो गई? हाँ, सबकी शादी हो गई। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। मेरे पुत्र यहाँ पर एमपी बिरला सीमेंट में एरिया मैनेजर है, देवरिया पोस्टेड है, और बहू मेरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है। अच्छा अच्छा, फौजदारी के सिद्धांतों पर थोड़ा सा हमारी बात हो जाए। जैसे जो परिवाद की प्रक्रिया होती है, किन मामलों में परिवाद दाखिल किए जाते हैं? क्या कहेंगे हमारे जो नए दर्शक जो हमारा कार्यक्रम देख रहा है? क्योंकि संज्ञेय अपराध में सीधे आप मुकदमा दर्ज करा देते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखिए, परिवार तो किसी भी चीज़ का दाखिल किया जा सकता है, चाहे संज्ञेय हो चाहे असंज्ञेय हो। हाँ, दाखिल कर दीजिए। अब रही बात यह है कि यदि संज्ञेय अपराध में या असंज्ञेय अपराध में ही एफआईआर दर्ज हो गई या एनसीआर दर्ज हो गई थाने में, तो उसकी विवेचना पुलिस करेगी, क्योंकि वह ले आएगी, उसे विवेचना करेगी, 173 सीआरपीसी में चार्जशीट सबमिट करेगी। बिल्कुल। और यदि नहीं हुआ तो तमाम ऑप्शंस हैं। आजकल तो 156(3) दाखिल करिए, कोर्ट एकदम सीधे सीधे उसको कॉग्निजेंस लेती है, कॉग्निजेंस लेकर कंप्लेंट ट्रीट कर दे रही है। अच्छा, उसको भी कंप्लेंट ट्रीट कर दे रहे हैं, क्या करिएगा? तो उससे तो बेहतर है कि वो सीधे परिवार में जाए। ये कोशिश आदमी करता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन से मामला बन जाए तो बेहतर होगा। जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है संज्ञेय मामलों में, उन इन्वेस्टिगेशन में भी जो बात 161 के बयान में जो पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में रखती है गवाहों का, उसका कोई मतलब तो होता नहीं। वो तो फिर आकर के न्यायालय में आपको जो है वो पुलिस के सामने 161 में दिया गया कोई बयान पढ़ा तो जाता नहीं, कोई मतलब होता नहीं उसका। लेकिन वो चूंकि विवेचना के एक पार्ट है, वहीं से कहानी शुरू 173 सीआरपीसी तक जाने के लिए 161 की जरूरत है, 161 की आवश्यकता है। इसलिए 161 का बयान, 164 का बयान जरूरी है। और 161 और 164 दो की बात की जाए तो सबसे मानदंड होता है 164 जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अभियोजन छोड़ देता है। आज ही आपको बता दूं, मुझे एक हमारे मुकदमे में सूचना मिली है। एक हमने ट्रायल किया था यहाँ पर, एक हमारे यहाँ हमारे मित्र होते थे अशोक कुमार पांडे। अच्छा, हाँ, गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे, उनकी हत्या हुई थी। उसमें हमने क्या था, ट्रायल हुआ था, उसमें सजा हुई थी आजीवन कारावास। अच्छा, वो सब बेल में गए थे।
आज उसमें ऑर्डर आया है, वो बेल हाई कोर्ट में भी खारिज हो गई। तो अभियोजन पक्ष का कोई व्यक्ति से, मान लीजिए पीड़ित है या आबादी मुकदमा है, अगर वो चाहता है कि वो अपना खुद का एक वकील रखे तो क्या वो रख सकता है? एकदम प्रोविजन से, सीआरपीसी में प्रोविजन है उसके लिए, और रख सकता है अपना अधिवक्ता। फिर वहाँ जो शासकीय अधिवक्ता हैं फिर कुछ नहीं, उनसे नो ऑब्जेक्शन हो जाता है, वो करते हैं। और हर शासकीय अधिवक्ता चाहता है कि इसमें कोई प्राइवेट काउंसिल मिल जाए, आधा बोझ उनका कम हो जाता है। जिस किसी मुकदमों में हम लोग होते हैं प्रोसिक्यूशन से, वो तो बड़ा खुश होते हैं कि अरे आज तो फ्री हो गया मैं, कि भैया हमारा सब कर दिए हैं। 319 पे थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे। 319 में जैसे मान लीजिए कि एफआईआर में जिन अभियुक्तों का नाम है पुलिस आरोप पत्र में नाम निकाल देती है, वहाँ तो समझ में कुछ आता है कि चलिए ठीक है एफआईआर में नाम था, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि एफआईआर में ही नाम नहीं आ पाता है, मेन एक्यूज्ड है या वास्तव में वो भी एक्यूज्ड है। ऐसी स्थिति में 319 में कितनी रिलीफ मिल पाती है? 161 में यदि कहीं से खींच दिया है उसने, 161 का बयान पुलिस बयान में यदि पुलिस ने एफआईआर में नाम नहीं आ पाया, बिल्कुल, और उसमें कहीं से भी शंका दे पैदा कर दिया किसी के नाम की 161 में पुलिस ने बयान में, तो जब बयान होता है वादी मुकदमा का या जो भी मुख्य वादी होता है उसका, और गवाहान होते हैं, बिल्कुल, वो यदि उस मुलजिम का नाम अपने बयान में ले आते हैं न्यायालय में भी, न्यायालय में अच्छा, बयान देने के समय, उसके बाद किसी भी स्टेज पर 319 की एप्लीकेशन पड़ सकती है। अच्छा। किसी भी स्टेज पर 319 के एप्लीकेशन, साहब ये लोग भी मुलजिम है, इनको भी तलब कर लिया जाए, क्योंकि पुलिस ने इनको छोड़ दिया है। तो इसमें जो मेन वादी मुकदमा है, मुख्य जो या पीड़ित जो जो मुख्य पीड़ित है, उसको लिखने के देना पड़ेगा एप्लीकेशन। स्टेज पर जो बयान है उसका न्यायालय में, या तो फिर 161 में पुलिस के पास। 161 के बाद भी 300, जब वो बयान उसका कोर्ट में होता है, कोर्ट में शुरू होते हैं प्रक्रिया, उस दौरान भी वो कह सकता है, वही कहेगा ही। अच्छा। उसी के बाद ही 319 की कार्रवाई शुरू होती है, वही हाँ, वही चीज़। हाँ। हमारा अधिवक्ता जो कार्यक्रम इसको देख रहा है, हमारा मेन उद्देश्य है कि हम उसको कुछ बता सकें, जो हमारे जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं न्यायालय में, तो हमारे कार्यक्रम से कुछ सीख सकें। ये है मेरा उद्देश्य इसका। नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा, आप अधिवक्ता संघ से जुड़े रहे हैं, गोरखपुर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, इसके बारे में तो मैंने दर्शकों को बताया। आपके साथ और भी तमाम सारी उपलब्धियां हैं, आप राजनीतिक दलों से भी जुड़े रहे हैं, क्या स्थिति रही है, जरा बताइए अपने राजनीतिक जीवन के बारे में। राजनीतिक जीवन में देखिए, मैं कांग्रेस का सिपाही रहा हूं और आज भी कांग्रेस का ही सिपाही हूं। बिल्कुल। उपलब्धियों के बारे में, संगठन में बहुत दिन तक काम किया, आज भी संगठन के लिए काम करता हूं। सत्यता यह है कि मैं कई बार प्रयास किया कि मुझे विधानसभा का टिकट मिले, नहीं मिला, कोई बात नहीं, हर आदमी होता है ना, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, मुकम्मल जहां नहीं मिला, तो हमको भी मुकम्मल जहां वो नहीं मिला, तो जितना मिला बहुत मिला। अभी इस समय जो वर्तमान समय चल रहा है, तो इसमें वर्तमान समय पर हमने देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर तमाम सारे चर्चाएं चल रही हैं। किसी ने कह दिया कि ढोल गंवार सुंदर पसुनारी, और फिर जो है किसी ने कह दिया कि पंडितों ने जातिवादी व्यवस्था बनाई। कितना महत्व देते हैं इन सब चीज़ों को? ये मूर्खों की बात है। और तुलसीदास जी ने जब उसको लिखना प्रारंभ किया था, तो मूलतः तो तुलसीदास जी रहने वाले थे बांदा के, बिल्कुल, राजा राम भोले दुबे पिता आत्मा राम देवे दे हुलसी जिसकी माता थे, है ना, है ना। राजापुर के कवि तुलसी थे, मन में भक्ति राम की थी। और बनारस में आके उन्होंने रचना शुरू की। बिल्कुल। उस जमाने में, जिस जमाने में तुलसीदास जी ने अवधि में रचना शुरू किया, उस समय बनारस के पंडितों ने उनका बड़ा विरोध किया था। उस समय भी तुलसीदास जी नहीं टिके और अवधि में लिख डाली। पूरी राम जी की कहानी लिखी है। वो किन परिस्थितियों में वो लिखा गया है, ढोल गंवार शूद्र पसुनारी। भगवान राम समुद्र तट पे खड़े हैं, याचना कर रहे हैं
विनय न मानत विनय न मानत जलजड़ गए 3 दिन बीत। जब प्रत्यंचा चढ़ाई तो समुद्र उत्पन्न हुए वहां से। समुद्र की कही हुई बात है यह। बिल्कुल बिल्कुल। उसने कहा था कि भल प्रभु कीनी सीख मोहि देनी, मर्यादा प्रभु तुम्हारी कीनी, ढोल गंवार शुद्ध पसनारी सकल। ये उसने कहा, भगवान से कहा साहब ये होना चाहिए। ये इतने तरह की बातें आ जाती हैं। जैसे एक बात आ गई कि जाति पात की जो व्यवस्था, जाति और वर्ण की जो व्यवस्था बनाई वो पंडितों ने बनाई, लेकिन हमने जो है महाभारत गीता जो सर्वमान्य ग्रंथ माना जाता है, गीता के 4थे अध्याय में हमने खुद पढ़ा है कि चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस। भगवान खुद कहते हैं कि चारों वर्णों की रचना गुण और कर्मों के आधार पर मैंने किया है, और उसको वो परिभाषित करते हैं 18वें अध्याय में। उसमें वो बताते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सबकी परिभाषा वो देते हैं। उनका 18वें अध्याय के 42वें या 43वें श्लोक में जो है आया है कि ब्राह्मण कौन है, तो उसमें आया है कि समो दमस तपः शौचम क्षांतिराजमेव च ज्ञानम विज्ञानम मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। और क्षत्रियों के बारे में उन्होंने कहा कि शौर्य तेजो धृतिर्दाक्षो युद्धे चाप पलायनम दानमीश्वर भावेश्च छात्र कर्म स्वभावजम। वैश्य के लिए कहा कि कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। और शूद्र के लिए कहा कि परिचर्यात्मकम कर्मम। ये चर्चाएं कब हो रही हैं, इस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। ये चर्चाएं कब हो रही हैं? जो काव्य लिखा गया 400 साल पहले, बिल्कुल उस समय की परिस्थितियां क्या थी उसके अनुरूप लिखा गया वो। उस समय न तो मंडल था न कमंडल था। यह कुल झगड़ा मंडल और कमंडल का है। अगर कि ये राजनीतिक स्टंट है, ये मंडल और कमंडल का झगड़ा है। और कमंडल वाले कुछ कह रहे हैं, मंडल वाले कुछ कह रहे हैं, यही झगड़ा है भाई साहब। सब संविधान की शपथ लेने के बाद संविधान को गाली दे रहे हैं। जिन लोगों मिला करके जो है अगर मतदाता चाहे तो इन सब चीजों को दरकिनार करके बेहतर सरकार करना चाहिए। सोच बदलनी चाहिए। नहीं सोचेंगे हिंदुस्तान टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और पाकिस्तान की तैयारी करा रहे हैं लोग। क्षमा करेंगे, मैं बहुत कड़वे शब्द बोल रहा हूँ। चाहता हूँ कि एक राष्ट्रीय सोच होनी चाहिए। हमें एक बार अवसर मिला था, मतदान का समय चल रहा था, तो मैंने कुछ लाइनें निर्मित की थी। तो उसमें आया था कि मारो वोट की चोट सुनो, अब संसद तुम्हें बचानी है। जनता की जिम्मेदारी है। मतदान करो, अभिमान करो, अनुभूति गर्व की कर डालो। जो कुछ भी है मन के भीतर बाहर उसको तुम कर डालो। यह महापर्व है। ये फिर 5 वर्ष में आएगा, यदि चूक गए पछताओगे, फिर काम न कोई आएगा। कर दो ऐसी चोट नोट पर सब सरकार तुम्हारी है। सही बात है। मारो वोट की चोट सुनो, संसद तुम्हें बचानी है। ठीक बात। करना चाहिए। सोच बदलने की जरूरत है। बड़ा देश को विखंडित करने के तमाम सारी साजिशें चल रही हैं। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उसमें और भी एक लाइन है कि यह चुनाव है संसद का, राष्ट्र हित सर्वोपर है। चुने राष्ट्रीय दल को जिसकी सरकार बनानी है। छोटे मोटे दल हैं, सरकार धसाने लगते हैं। जब मुद्दा राष्ट्र हित का हो वो जाति पात पर लड़ते हैं। बिल्कुल सही। पकड़ो उनका कोट, झटक दो, ताकत तुम्हें दिखानी है। मारो वोट की चोट सुनो, अब संसद तुम्हें बचानी है। ठीक बात। ये दायित्व है ये जनता का, मतदाता का। बिल्कुल सही बात। और मतदाता सर्वोपरि है। क्या कहेंगे आप मतदाताओं से? मतदाताओं को इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। ये भारत हमारा है, इसकी रखवाली हमारा धर्म है। हमको इसी के परिप्रेक्ष्य में हर काम करना चाहिए। अच्छा, पढ़ाई के पीरियड में चूंकि आपके पिताजी अध्यापक थे, अध्यापक का संस्कार मिला, साहित्यिक गतिविधियों में भी आपकी कोई रुचि थी? कोई खास नहीं। बचपन की कोई कविता? कोई खास नहीं। तो हमारे नए अधिवक्ताओं को आप कुछ संदेश दे दें, जो नए अधिवक्ता आते हैं, किस तरह से वो विधि व्यवसाय, उनके लिए विधि के क्षेत्र में बेहतर भविष्य है उनका? हाँ, बहुत अच्छा भविष्य है। उनको सबसे पहले कंसंट्रेट होना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट के प्रति। जो विषय है उसके प्रति सब कंसंट्रेट होना पड़ेगा। बैठो, पढ़ो और गुरु के सानिध्य में रात दिन एक कर दो, सफलता तुम्हारा कदम चूमेगी। निश्चित रूप से। दर्शकों, आपने देखा कि केवी दुबे जी ने बेहतर तरीके से अपने जीवन वृत्ति के बारे में बताया और विधि के सिद्धांतों के बारे में बताया, और भी तमाम राजनीतिक बातें हुई। निश्चित रूप से इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और अपने जीवन में आत्मसात करके आप भी केवी दुबे की ही तरह एक वरिष्ठ अधिवक्ता बन सकते हैं। दुबे जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया मुझे और हमारे दर्शकों की इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएं, इसके लिए धन्यवाद।